नमस्कार दोस्तों, हम लोग राजनारायण जी से यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं और मैं थोड़ी ही देर में उनके फार्म पे जो खेती करते हैं वो पूरा आप लोगों को नज़ारा भी दिखाऊंगा और हमारा लगभग 40-45 मिनट की हमारी बातचीत है। इनके अलग अलग तरीके से खेती करते हैं, चाहे गौपालन हो गया, पशुपालन हो गया, और उसको किस तरह से ये समाज में भी ले जाते हैं। ये जो इनकी बैठकी एक तरह से कह लीजिए या फिर ट्रेनिंग सेंटर आप कह लीजिए, यहाँ पे आप कुर्सियाँ लगी हुई देख सकते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और राजनारायण जी यहाँ पे एक माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर है जिसका बोर्ड आप देख लीजिए, और विनोबा भावे जी का एक कथन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये केसाबे गांव है और वहीं पे ये वहाँ पे कृषि से जुड़ी हुई किताबें हैं, कुछ दवाइयाँ रखी हुई हैं और यहीं पे लोग बैठते हैं। और यहाँ पे न सिर्फ एक तो हो गया कि किताबी जानकारी भी देते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये उन लोगों को अपने खेतों में भी ले जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, इसका ये स्टेज में ऐसा यील्ड हो रहा है या इस तरह से दिख रहा है, कब क्या क्या मतलब होना चाहिए। अब धीरे धीरे हम लोग इनके फार्म पे जो है धीरे धीरे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अलग अलग हिस्से में कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारा गायों का समूह है। ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड गाय ही हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं जी। इसमें देसी ब्रीड की अनुपात बढ़ा रहे हैं और उसका मूल कारण ये है कि जो देसी ब्रीड है वो हमारे वातावरण के लिए बहुत ही रख रखाव में आसान है। दूध थोड़ा कम होता है लेकिन दूध की गुणवत्ता और स्वास्थ्य जो है सो गाय की बहुत अच्छी रहती है। और जो क्रॉस ब्रीड हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी का है तो थोड़ा उसका रख रखाव और रोग रोधी क्षमता कम रहने के कारण परेशानी बनी रहती है। तो हम लोग जो है सो क्रॉस ब्रीड ही है लेकिन उसमें देसी का अनुपात बढ़ा रहे हैं, साहिवाल, रेड सिंधी और गिर का। अब आगे थोड़ा सा ये बताइए कि यहीं पे ये जब खाती पीती हैं तो यहाँ पे आप रखते हैं? ये हमारा एक ढंग से मिल्किंग शेड है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर सुबह शाम दूध निकालने के लिए गायों को लाते हैं और दूध निकालते वक्त जो दाना वगैरह देना होता है वो यहाँ पर दे करके दूध निकालते हैं और फिर खाने के लिए जो है सो अच्छा आगे ये वाला चली जाती है। ये वाला बना हुआ है सबका कि लड़ाई झगड़ा ना करे, काहे कि हाँ ये नहीं रहता है तो यहाँ खाने के लिए है। ऐसे गाय हम खुली में रखते थे, थोड़ा घेरा कमजोर हो गया है इसलिए अभी बंधी हुई है। अच्छा अच्छा। नहीं तो गाय सब खुली रहती है इसमें। अच्छा। और जब इच्छा हो तो पानी पिएगी, जब इच्छा हो खाने के समय जब भोजन मिलेगा तो आकर के खाएगी। इसको अलग अलग बांधना और खूंटे की जरूरत नहीं होती। अच्छा। और ये चारा मशीन है मोटर वाला? हाँ ये घट्ठा बनाने का है आपका इधर? ये थोड़ा घट्ठा तो हम ऐसे बना करके खिलाते नहीं है, सब सूखा दाना ही खिलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें थोड़ा पानी गर्म करना हुआ या गाय जब बच्चा देती है उस समय थोड़ा जो है सो ये गोबर गैस का यहीं से पाइप है? हाँ ये गोबर गैस का है। गोबर गैस का बताइए, ये इनपुट है इसमें इनलेट कहते हैं इसको। अच्छा इनलेट कहते हैं। और यहाँ गोबर और जितना गोबर होता है उतना पानी मिला करके घोल बनाते हैं। अच्छा। पाइप से ये भीतर जो है सो जो ये टंकी लगा हुआ इसके अंदर जो इसका डाइजेस्टर हुआ। अच्छा। और ये प्रेशर चैम्बर हुआ। तो यहाँ पर घोल निकलता है, आउटलेट भी कह सकते हैं। तब गैस के बाद जो बचता है स्लरी वो यहाँ निकलता है। अच्छा। इसका हम सीधा भी उपयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में भी डालते हैं और कभी कभी जो सिंचाई होते रहता है तो इसको डायरेक्ट सिंचाई के पानी के साथ खेत में डाल देते हैं। हाँ। ये साइलेज बनाने का है। अच्छा। ये हरे चारे को संरक्षित करने के लिए। अच्छा। खास करके जो अनाज वाला हरा चारा है, मक्का है या जई है या ज्वार है, तो इन सबों को जो है सो हरी अवस्था में काट कर इसको दबा करके रखते हैं। अच्छा। जिस समय हमारे पास चारा ज़्यादा होता है तो उसको संरक्षित करते हैं और फिर जिस समय चारे का अभाव होता है तो इसका उपयोग करते हैं चारे के रूप में। अच्छा। और हरे चारे का सारा गुण इसमें उपलब्ध रहता है। अच्छा। अपना बोरिंग सिस्टम है जिससे ये पूरा खेत में ये नाले के थ्रू जो? हाँ। अच्छा ये सरकारी नहीं है, अपना ही है? अपना निजी है।
और थोड़ा हमारा सिंचाई का व्यवस्था जिसको परंपरागत कहते हैं, हाँ हाँ, यानी चैनल के द्वारा ही प्रत्येक खेत में पानी हाँ हाँ जाता है यहाँ से। मेढक इसमें पूरा कूद फांद रहा है। हाँ, नाली वाला सिस्टम तो अब उठ गया है। हाँ। पाइप वाला हर जगह पे होता है। थोड़ा सा हम लोग चलिए, ये सारा ये अब वही है, ये गोबर का ढेर उधर भी है और इधर भी है। और इसको गोबर का ढेर है, फिर इसको वर्मी कंपोस्ट में डालेंगे। हाँ हाँ। और कुछ ऐसे तैयार होता है तो ऐसे भी खेत में। इसकी प्रक्रिया क्या है? ये इसमें क्या क्या मतलब डलता है? ये गोबर और जितना भी फसल अवशेष है। अच्छा अच्छा, इसमें ये केचुआ, हाँ, इसको जोक कहते हैं, जोकटी। जो भी गोबर और फसल अवशेष मिला करके वो लगभग 25-30 दिन पुराना हो, यानी जब उसमें थोड़ा डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है तब उसमें केचुआ डालते हैं। और यही केचुआ इसको लगभग 2 महीने में खा करके वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है। तो इसमें जो सामान्य तौर पर गोबर जमा करके कंपोस्ट बनाते हैं उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा पोषक तत्व इससे उपलब्ध होते हैं। अच्छा, फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये तो शायद रिप्लेनिश भी करता है सॉइल को, अगर उसकी उर्वरकता घट गई हो तो ये उसको रिचार्ज एक तरह से कर देता है। और ये बिकता भी है, अगर कोई लोग ले जाना चाहे तो उसका क्या रेट मिलता है? अभी 500 से 600 रुपये क्विंटल जो है सो, ये थोक में जो किसान ले जाते हैं। लेकिन यही जब शहरों में या नर्सरी वाले बेचते हैं तो 14, 15, 16, 20 रुपये किलो तक इसको बेच लेते हैं। अच्छा अच्छा, 2 किलो 4 किलो का पैकेट बना कर। और इसको फिर ज़्यादा बेहतर भी बनाते हैं। इसमें जैसे पीएस भी है, कुछ जैविक जो जीवाणु हैं तो उनका मिश्रण करके, तब जैसे पीएस भी है जो फास्फोरस को घोल करके पौधों के लिए उपलब्ध करवाता है। अच्छा, एजेटोबैक्टर है जो नाइट्रोजन जीवाणु है। तो इस सब को अगर इसमें मिलाते हैं तो एक ढंग से उन जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और खेत में जाने के बाद ये खाद और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। और खाद भी आप डालते हैं खेतों में? हाँ, अभी पूरा जैविक नहीं हुआ है। हाँ हाँ, खाद भी, लेकिन मात्रा धीरे धीरे बहुत कम कर दी है। आम किसान जितना फर्टिलाइज़र डालते हैं खेत में तो हम उसका 1/3 उपयोग कर रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र का नॉर्मली कहा जाता है कि स्वाद पे भी असर पड़ता है, क्या ये सही है? निश्चित रूप से असर पड़ता है। हाँ हाँ, जितने पोषक तत्व की ज़रूरत होती है फसल के उत्पादन में, हाँ हाँ, और उसमें पोषण की उपलब्धता हो, और जितना बढ़िया पोषण आएगा उतना ही ज़्यादा स्वाद भी आएगा। तो 20-25 तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जी। और जो हम फर्टिलाइज़र से डालते हैं वो मुश्किल से 3-4 तरह का ही पोषक तत्व मिल पाता है। NPK हो गया, यूरिया हो गया, ये सब जो। और जब उसमें जैविक खाद डालते हैं तो जो जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ती है तो उस तरह उससे जो जितने पोषक तत्व या और भी दूसरी चीज़ें उपलब्ध होती है तो उससे फसलों की गुणवत्ता और स्वाद दोनों में वृद्धि होती है। स्वाद से फिर आपने ये हम लोग इनके यहाँ पे आपने प्रायोगिक तौर पे लगाए हैं 8 तरह के आलू, 5-5 क्यारी करके हैं। और उसका नाम भी आपने अलग अलग बताया कि कुफरी सिंदूरी है, कुफरी ललित है, कुफरी लालिमा है, कुफरी ख्याति है, कुफरी पुखराज है, नीलकंठ है, C40 है। सब आलू का अलग अलग जो है सो गुण है। किसी का उपज ज़्यादा है, किसी का स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है, किसी में स्वाद ज़्यादा है। जी जी। किसी में कहते हैं नीलकंठ में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इस तरह से जो है सो, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग देखते हैं कि उपज के ख्याल से या पौधों में जो रोग रोधी क्षमता होता है, कुछ में जल्दी रोग पकड़ते हैं, कुछ में रोग का प्रतिकार होता है। तो इस हिसाब से देखते हैं किसानों के लिए कौन सी प्रजाति ज़्यादा बेहतर हो जो कि कम लागत में बढ़िया फ़ायदा दे। और जब यहाँ पे आप वो सब देख लेते हैं तब लोगों को सलाह देते हैं या फिर लोग भी अपने लिए खुद भी देखते हैं कि किसान खुद भी देखते हैं। और जब किसान कोई सलाह खोजते हैं तो उनको अपने अनुभव से बताते हैं।
और यही बात फिर चने पे भी लागू होती है, जो चना आपने लगाया, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि बस दिखाने के लिए, जबकि इसका आपका मेन उद्देश्य यही है कि हमें पता चले कि हम इस मिट्टी में, यहाँ के वातावरण में कौन सी चीज़ उगाएं जिसका स्वाद भी अच्छा हो, यील्ड भी अच्छा हो और एकदम कम। जैसे कि इसी के बारे में, इसमें कम पौधे हैं, तो इसका क्या कारण है? इसमें जो है ना, थोड़ा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। हाँ। अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो हाँ। तो इसके बीज भी गलते हैं। अच्छा। और बाद में जो है सो जो ये आलू उपज में बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी तैयार होता है। अच्छा। लेकिन यह बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो पाता। अच्छा। तो ये कुफरी अरुण करके है। तो ये अर्ली फसल के लिए अच्छा, जल्दी लगाइए, जल्दी खोद करके बाज़ार में दे दीजिए, उसके लिए ठीक है। अच्छा। लेकिन इसको स्टोर करके लंबी अवधि तक नहीं रख सकते। हाँ, ये मिर्च के पौधे इतने छोटे, क्या आपने अलग मतलब कहीं और से बीज इसका मंगवाया है? हाँ, इसका पौधा ही मंगवाए थे। अच्छा। और था लगाए थे उस समय, ये पूरा डूब गया था, लगभग 1 महीने तक डूबा रहा। अच्छा। उसके चलते ये सब फसल डैमेज हो गया, कुछ पौधे बच गए, तो वही सब जो है सो इस बार अतिवृष्टि में परेशानी हुई है। इधर क्या रोपा है आपने? ये बरसीम का है फसल। अच्छा, ये तो घास के लिए है। हाँ, ये 1 सप्ताह पहले बुआई हुई है। घास में भी हमने देखा है कि पहले पारंपरिक तौर पे मकई, जनेर ये सब होता था, बरसीम के, और नेपियर एक और होता है, उसको लेके लोगों में जागरूकता जगी है। बरसीम के बारे में बताइए कि ये शायद 4-5 बार इसको 4-5 बार तो कटाई होती है, वो तो उपज के ख्याल से है, लेकिन इसमें पोषक तत्व जो प्रोटीन की मात्रा है। अच्छा। तो चूँकि दलहनी फसल है तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और जो दुधारू पशु है उसके लिए दूध उत्पादन जो बढ़ता है उसमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा योगदान है। अच्छा। और जब चारे से प्रोटीन उसको मिलता है तो दाने में ज़्यादा प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो भी उसको दाना चारा देते हैं उसमें सबसे महंगा प्रोटीन ही पड़ता है। अच्छा। जैसे मक्का, गेहूँ कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, खल्ली और जितना भी दलहन है प्रोटीन का स्रोत है, तो वो महंगा पड़ता है। अगर चारे से हम उपलब्ध करवाते हैं तो उसका जो लागत है वो हमारा घटता है। अब थोड़ा सा इधर ये राजमा है। हाँ, ये राजमा है। कितने तरह का राजमा आपने लगाया है? राजमा एक ही तरह का अच्छा। है, यहाँ पर बीज जो है सो बहुत उपलब्ध नहीं होता है। अच्छा। तो ये एक उत्कर्ष वैरायटी करके है। और यहीं से पूसा से लाए थे। अच्छा। और उससे मुझे बथुआ भी दिख रहा है। बथुआ तो खैर अपने आप यहाँ पे बथुआ भी आजकल लेकिन बिकने लगा है मार्केट में। है पहले बहुत पोषक तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, प्रकृति में जितना चीज सहज रूप से पैदा होता है ना, उसमें उस सब में जो है सो पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, जो हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए चाहिए, वो प्रकृति बिल्कुल ही सहज रूप में हमें दे देती है। अब ये शायद चने वाली क्या इसमें अभी चना लगा है। अभी तो अंकुरन शुरू ही हुआ है। ये लगभग फरवरी माह में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के स्टेज में आएगा। इसमें लगभग 16 वैरायटी का चना लगा हुआ है, जिसमें देसी वैरायटी भी है और काबुली भी है। अच्छा। देसी वैरायटी में छोटे दाने की है, मध्यम दाने की है और बड़े दाने की है। तो सबका इसमें भी है कि उपज भी अलग अलग है और यहाँ के वातावरण के लिए भी जो सूटेबल होगा तो वो किसानों को सूचना मिले। और स्वाद भी सबका अलग अलग है। अच्छा। तो इस सब कुछ के ख्याल से जो बेहतर होता है तो फिर किसानों को हम लोग भी सलाह देते हैं कि ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। कोई ऐसी फसल जिसमें आपने इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया हो और उसके बाद आपने कहा हो कि हाँ, ये वाला जो चना है या ये वाला जो आलू या ये वाला मसूर है वो इस इलाके के लिए बेहतरीन है? पिछले अनुभव में कोई ऐसा फसल? हाँ, है ना। जैसे आलू में एक बहुत पुरानी वैरायटी है, अभी भी बहुत अच्छा जो है सो उसका परफॉर्मेंस है, कुफरी सिंदूरी का। अच्छा। हाँ, इसके अलावे जैसे कुफरी नीलकंठ है, लेकिन अभी जो उपभोक्ता हैं वो अभी उसको बहुत सहज रूप से ले नहीं पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन उपज भी उसका बहुत अच्छा है और स्वाद भी अच्छा है। नीला रंग वाला जो है, एंटीऑक्सीडेंट वाला। अच्छा। उसी
तरह चना में अभी भी एक बहुत पुरानी वैरायटी है पूसा 256 करके। अच्छा। तो अभी भी वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसी के बराबर जो एक नई राजेंद्र 1 करके वैरायटी पूसा से निकली है, तो पूसा 56 से उसमें रोगरोधी क्षमता ज़्यादा है। बाकी उसी से मिलता जुलता प्रजाति है। उपज भी बहुत अच्छा है, लगभग एकड़ में 10 से 12 क्विंटल तक उपज आ जाता है। और चने में सबसे खास बात है कि इसमें ना ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत है, ना सिंचाई की ज़रूरत है। अच्छा। इसके चारों तरफ फिर धनिया का फसल लगाए हैं, जो एक ढंग से ट्रैप फसल के रूप में है, कीटों से बचाव उससे होता है। अच्छा। तो फसल भी आ जाता है और प्राकृतिक रूप से उसका संरक्षण भी हो जाता है। संरक्षण भी होता है। इधर क्या लगा हुआ है? इधर में अपनी घरेलू ज़रूरत के लिए जो है धनिया है, अच्छा, मंगरेला है, मेथी है, अजवाइन। अच्छा। अजवाइन है। धनिया का 2 वैरायटी लगा हुआ है, राजेंद्र धनिया 1 है, राजेंद्र धनिया 2। अच्छा, दोनों ये भी पूसा की वैरायटी है। हाँ। अभी इस सब में जो खेती किसान करते हैं तो उसमें प्रजाति का पता नहीं चलता है, कि केवल जानते हैं कि ये धनिया है। हाँ। ये मेथी है। हाँ। लेकिन हम चूँकि शोध केंद्र से बीज लाए हैं तो सबकी प्रजाति निश्चित है। और जो बेहतर यहाँ होता है, फिर थोड़ा बहुत किसानों को बीज भी उपलब्ध करवाते हैं, और जो अपनी घरेलू ज़रूरत है वो सब। और हल्दी? ये हल्दी भी बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन पिछले बारिश में लगभग 1 महीने तक ये डूबी रही। अच्छा। उसके चलते थोड़ा जो है सो पौधा रोग ग्रसित हो गया है। अच्छा, ये सूख गया, पूरा हरा रहता है। अच्छा। हाँ। और आप टोटल यहाँ पे लगभग कितने एकड़ की खेती करते हैं? यहाँ पर लगभग 200-250 मीटर के रेडियस में लगभग 10 एकड़ में करते हैं। अच्छा। 5 एकड़ अपनी है और 5 एकड़ किराए का खेत है। इधर आप एक तरह से कहिए एक्सपेरिमेंटेशन वाला जो काम होता है इधर होता है। हाँ, इतना थोड़ा। हाँ। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो संसाधन चाहिए। हाँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और इधर जो है मेन यील्ड के हिसाब से कि हमको ये चाहिए, और उत्पादन करके हम बेचेंगे। बेचने का क्या प्रक्रिया है यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे किसान मूल रूप से हम दूध ही बेचते हैं। अच्छा। इसके अलावे हाँ। बीज जो है सो कुछ तैयार करते हैं, वो बेचते हैं। बाकी जो चारा या दाना तैयार होता है वो पशुओं के भोजन में ही उपयोग होता है। अच्छा। तो एक बाजार के उतार चढ़ाव से बचे रहते हैं, और दूध का एक निश्चित कीमत हाँ, वो तो सॉलिड आता है, कोऑपरेटिव के द्वारा मिलते रहता है। इधर एक है, इसको कहते हैं कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षित खेती। ये कंसेप्ट काम करता है कि खेती में जो हम फसल लगाते हैं जी, तो उसमें खेत की जुताई की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जुताई करके केवल हम अपनी लागत बढ़ाते हैं। अच्छा। उससे लाभ कोई ज़्यादा नहीं है। होता। उसी क्रम में ये धान के खेत में लगा हुआ है गेहूं का फसल। अच्छा, धान में गेहूं ऑलरेडी लगा हुआ है? हाँ, धान की कटाई किए और उसके बाद बिना जुताई किए केवल सीड ड्रिल से बीज डाला हुआ है। वो जो मशीन वहाँ पे रखा हुआ था? हाँ। अच्छा। केवल बीज डाला हुआ है। हाँ। तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं कि एक खेत समतल होना चाहिए। फसल अब से जो भी फसल हम लोग लेते हैं तो उसका अवशेष खेतों में रहना चाहिए। अच्छा, ये बाद में सड़ के खाद? हाँ, ये डिकम्पोज हो करके फिर उसका जो न्यूट्रिशंस नीड जो है उसको बढ़ाएगा। हाँ। और जो इसकी जुताई में जितना लोग खर्च करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लगभग 10-12 साल से कर रहे हैं। अच्छा। और कभी उपज भी इसका कम नहीं हुआ है। वाह। तो ये एक नई चीज़ है, लेकिन अभी व्यापक रूप से किसान इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो एक जुताई का दिमाग में बना हुआ है ना, तो उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, चलो। फिर बरसीम का फसल है। हाँ। इसमें एक कहते हैं जापानी सरसों डाला हुआ है। अच्छा, जापानी सरसों है।
हाँ, ये खास तौर पर हाँ इसमें देखिएगा कि थोड़ा जो है सो जो राई का फसल होता है ना, हाँ वो रोएदार होता है। हाँ, पीछे में हल्का सा ये एकदम खुरदरा चिकना होता है। अच्छा, और ये चारे के लिए बहुत तेज बढ़वार भी है। तो इसका बरसीम का उपज पहली कटाई में कम होता है, तो उसकी भरपाई ये कर देता है। अच्छा, पहली कटाई में ये समाप्त हो जाएगा फिर बरसीम। अच्छा, हाँ, एक और दलहनी फसल है, लूसर्न कहते हैं, वो थोड़ा दूर लगा हुआ है। अच्छा, बरसीम और लूसर्न इस सीजन के लिए। और थोड़ा दवाई के भी प्रयोग के बारे में बताइए कि आजकल लोग मतलब 6-7 तरह का इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड और इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, उसका कितना असर पड़ता है, मतलब नकारात्मक और कितना पॉजिटिव होता है? हाँ, इसके तो जो खरपतवारनाशी है उसका तो जो प्रगत लाभ है वो किसान ले रहे हैं, लेकिन उसका जो अवशेष प्रभाव है वो धीरे धीरे मिट्टी को जो है ना प्रदूषित कर रहा है। अच्छा, सब मतलब चाहे खरपतवारनाशी हो फिर इंसेक्टिसाइड होता हाँ, है, सबका जो है सो एक उस सबका जो खपत बढ़ा है उसमें 2 कारण मुख्य है। एक तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पाने के लिए ये एक जो ऑफ सीजन का फसल कहते हैं, अच्छा, कुछ आगात और कुछ पिछात, हाँ, तो वो जो फसल लेते हैं तो उसके लिए बिना इंसेक्टिसाइड का जो है सो पेस्टिसाइड का वो फसल ले नहीं पाते हैं। अच्छा, लेकिन जो मुख्य मौसम का फसल है उसमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ढेर सारे जो प्रजाति आए हैं हाइब्रिड के, तो वो सब प्रजाति ऐसी है ना जिसमें कीटों का और प्रकोप ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जितने बीज बनाने वाली कंपनी है वो सब पेस्टिसाइड भी बनाती है। हाँ, तो एक तरह से ये एक चक्र शुरू हो गया है कि वो बीज भी लगाइए और फिर इंसेक्टिसाइड भी डालिए। नए नए कीट आ रहे हैं अभी इसमें, जैसे ये देखिएगा, खा गया पूरा। हाँ, ये एक मक्के का नया कीट है जिसको फॉल आर्मी वर्म कहते हैं। अच्छा, ये इधर पहले नहीं होता था ना, ये 2 साल से इसका प्रकोप हुआ है। अच्छा, और इतना जो है सो होता है कि पूरा फसल जो है सो ख़त्म कर देता है। और इसका ब्रीडिंग जो है सो इतना तेज़ होता है, मात्र 35 दिन का लाइफ साइकिल है। अच्छा, 35 से 40 दिन में जो है सो ये फिर अंडा देने के लिए तैयार हो जाता है। यानी अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर तितली फिर अंडा देगी, फिर उसका जो है सो 35 दिन में ये चलता रहे। इसको रोकने का वही है कि पत्ते पे स्प्रे कीजिए, वो खाएगा और मर जाएगा। हाँ, स्प्रे करना है। हाँ, इसमें भी जो है ना थोड़ा जो कहते हैं कि इंटीग्रेटेड व्यवस्था, तो वो होने से ज़्यादा प्रभावी रोकथाम होगा, लेकिन वो किसान नहीं कर पाते हैं। इंटीग्रेटेड में है कि एक तो सारे किसान एक साथ इसका करें, हाँ, करें, जगहों पे तो ऐसे होता है कि हम यहाँ पर छिड़काव किए, फिर दूसरे जगह उसका जीवन चक्र जो है सो चल रहा है। अच्छा, हाँ, यहाँ से उठ के वो दूसरे जगह चला वहाँ से फिर आया, अंडा यहाँ दिया, तब वो छिड़काव किया, तो एक बार हो। इसके अलावे और भी जो थोड़ा प्रजाति बढ़िया हो, सीड ट्रीटमेंट हो, तो ये सारी चीज़ जो है सो ये एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना, उसमें किसान जो है सो थोड़ा अभी फेल हो रहे हैं। अच्छा, वो थोड़ा ये भी है, सामाजिक संरचना भी उस तरह की है कि लोग जो है वो भी है, और थोड़ा आदत जो हो गई है ना, कि गए और बाजार से कुछ ला करके छिड़काव कर दिए, तो लगता है कि हम अपना काम कर दिए। लेकिन उसका लाइफ साइकिल ब्रेक करना है तो उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसी में मक्का भी लगा हुआ है, लगभग 10 प्रजाति का। अच्छा, ये सब बॉर्डर में है जो मेन फसल है। तो इधर से क्यारी बाय क्यारी, मतलब थोड़ा थोड़ा प्लॉट पे 10 तरह का लगा दिए। ये मक्का दाने के लिए कर रहे हैं या घास के लिए? नहीं, ये तो दाने के लिए। अच्छा, ये दाना फिर वही पशुओं के आहार में जाएगा। अभी इसमें सब वैरायटी का 4-4 पंक्ति लगा हुआ है। सबका वहाँ रजिस्टर में जो है सो वैरायटी एंट्री किया हुआ है। बाद में टैगिंग भी होगा यहाँ पर। अच्छा, कौन सी वैरायटी है, और उसके बाद फिर तय करेंगे कौन सा सबसे अच्छा है, तो फिर उसको
हाँ, क्योंकि इसी में देख रहे हैं किसी का पत्ता खाया हुआ है, किसी का बचा हुआ है, इस टाइप का भी है। कोई पौधा छोटा है, किसी का पत्ता लंबा है, किसी का फैला हुआ है, इस तरह से अलग अलग प्रजाति का सब। एक एक में कितना ओढ़ा होता है नॉर्मली इसमें? हाँ, एक तो निश्चित रूप से होता है। हाँ। अभी यहाँ कहे कि बीच में देखे थे कोई 3-4 भी रहता है नॉर्मली। एक खेत में 2 भी देखे हैं और 3 भी देखे हैं। हर 2 से ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टिव नहीं रहता है। अच्छा, उसका बाइल का क्वालिटी घट जाएगा फिर, मतलब या छोटा होगा या हो जाएगा, दाना उसमें कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक पौधा तो उतना ही फिर उसको जितना हवा पानी स्पेस चाहिए उस सब का तो असर पड़ता है। जी। अच्छा, कुछ इधर भी गाय है। अच्छा, वो सर जो कहते हैं ना। अच्छा, ये सब तैयार है, इसमें 2-3 पाल खाई है, फिर पाल खाने वाली है धीरे धीरे। तो उधर बड़ी गाय है जो दूध देने वाली है, इधर जो तैयार हो रही है। अच्छा, फिर उधर जो है छोटा बच्चा जो है। अच्छा, अब थोड़ा जो है सो यही प्रयास करते हैं कि जैसे अब नीचे में गाय भी बांधे हुए हैं, ऊपर से हमको अब जैसे अभी जाड़ा के दिन में शीत वगैरह से बचाव है, तो वो ये काम कर देगा और ये भी जो है सो कुछ न कुछ पैदा करके दे देगा। तो इसमें 5 वैरायटी का लगा हुआ है। अच्छा, मसूर की मतलब हम लोग टोटल गिन के बताएंगे कि 20 तक जाते जाते जो हम लोग खत्म हो जाए। 20 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। मतलब इनके यहाँ आने से पहले मुझे आलू की सिर्फ 2 वैरायटी पता है एक्चुअली में। हाँ, चने की 50 वैरायटी में मात्र 8 वैरायटी है यहाँ। बाकी 50 वैरायटी है। मैंने एक अपने तौर 2 साल पहले 12 वैरायटी था, अभी घटा करके कुछ छटनी किए हैं तो 8 जो है सो बचा हुआ है। एक्चुअली जो पॉइंट है कि कहाँ तक उसको क्या है समझ में है कि हमारी धरती किस चीज को एक्सेप्ट करती है, कितना एक्सेप्ट करती है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप जो करते हैं उस सब प्रजाति है जो हमारे यहाँ नहीं ठीक है, उसके लिए भी कहीं जगह है जहाँ पर वो बेहतर करती है। इसीलिए तो वो है प्रजाति। तो वो नेचुरल रूप से जो है ना वो प्रजाति तैयार होती है। सब मिट्टी की गुणवत्ता, आबो हवा, ये सब जो है सो उसके हिसाब से। उधर सहजन भी लगा हुआ है, वो भी चारा के लिए उपयोग करते हैं। सहजन चारा के लिए? हाँ, अच्छा, बहुत ही प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन और मिनरल का। और अभी हाल फिलहाल में एक किसान सहजन का पत्ता या सहजन का फली? नहीं, डंठल, इतना मोटा डंठल सहित काट करके जो है खिलाते हैं। नहीं, वो जो उसका सब्जी जिसका खाते हैं ड्रम स्टिक। हाँ, वही ड्रम स्टिक, मोरिंगा जो कहिए, सब मोरिंगा आजकल बहुत पॉपुलर शब्द है उसका। अच्छा, अभी तो जाड़े के दिन में इसका ग्रोथ घट गया है। अब फिर सबकी साफ सफाई होगी और कंपोस्ट वगैरह बहुत मोटा हो जाता है ये कुछ ही दिन में। हमको लगता है ये चारे के लिए जो है ना नजदीक रोपाई करते हैं, और भी नजदीक रोपाई होती है। और जितना कटा हुआ देखते हैं उतना मोटा मोटा कट जाएगा। अच्छा, कटेगा कम से कम 5-6 कटाई एक साल में इसकी मिल जाती है। और ये सतत ये चलता रहता है अपना। हाँ। तो दोस्तों, राजनारायण जी का पूरा फार्म हमने देखा, इनकी पूरी तकनीक देखी और 40-45 मिनट इन्होंने दे के कृषि के बारे में हमें बताकर हमारा ज्ञानवर्धन किया। और नॉर्मली जो हमारी पीढ़ी है वो कृषि को लेकर काफ़ी उदासीन है, उसको देखते हुए और समाज में जिस तरह से जागरूकता कृषि के प्रति फैल रही है और नई तकनीकों, जैसे कि बहुत ही सिंपल हमने देखा कि धान के खेत को कटाई करने के बाद उसमें जुताई नहीं की और सीधा जो है उसमें ग्रेन्स डालकर उसमें जर्मिनेशन हमने देखा कि गेहूँ उपज रही है। यहाँ पूरा एक लिस्ट आपको मिल रहा होगा कि इसमें यहाँ पे क्या क्या होता है। समेकित एवं जैविक कृषि, मतलब पूरा तरह से आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कह लीजिए। और उसमें जो है गोबर का उपयोग हो गया, वर्मी कंपोस्ट का हो गया, पशुपालन कैसे सपोर्ट करता है कृषि को वो हमने देख लिया। और फिर कृषि से कैसे घास बन के पशुपालन तक जाता है, बीज उत्पादन भी हो रहा है। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, ये बताइए सर कि क्या है? जो नई वैरायटी आती है ना बीजों का, हाँ, तो उनका यहाँ पर परीक्षण करते हैं। अच्छा, जिससे कि आगे किसानों को जानकारी मिले। हाँ, उसी को फ्रंट लाइन डेमो कहते हैं या अग्रिम पंक्ति परीक्षण। फिर कृषि और पशुपालन का प्रशिक्षण हो तो हमने बता दिया, फसल चक्र एवं विविधीकरण, वैरायटी हम कितना अलग अलग लगा सकते हैं। और क्रॉप साइकिल आपने कहा कि 365 दिन आपका खेत जो है व्यस्त रहता है, उसमें कभी भी परती होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर डेयरी का गोबर गैस वाला हमने देख लिया, वर्मी कंपोस्टिंग देख लिया। और इसमें तमाम संस्थाएं जो हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र खुदावंतपुर है, बीसा फार्म है,
मकान अनुसंधान केंद्र है, फिर बरौनी डेयरी जो यहीं पास ही में है। और बरौनी डेयरी ने इस पूरे इलाके मतलब पूरे बेगूसराय में एक तरह से क्रांति लाई थी, दुग्ध क्रांति भी लाई। और उसके बाद फिर है तो मूलतः पशुपालन का, लेकिन वो कृषि को भी, जैसे कि इसी इकाई में माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर है ये, इसको भी ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं और बहुत लोगों को ऐसा करने को जो है प्रोत्साहित करते हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और अंत में राजनारायण जी, आपसे मिलकर मैं वैसे कहने को तो किसान परिवार से हूँ, लेकिन शुरू से ही बचपन से शिक्षा के कारण बाहर रहा, लेकिन कई चीज़ें जो मैं नहीं जानता था वो सीखने को देखने को मिली और कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से क्लियर हुए। और इसी तरह कई लोग होंगे जो कृषि के क्षेत्र में अभी लॉकडाउन के कारण एक रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हुआ है, बहुत लोग वापस भी आ रहे हैं। तो हो सकता है उनमें से कोई लोग जो है स्वरोजगार, और आपका पूरा मूल मंत्र एक आत्मनिर्भरता का भी आपने बताया था कि गांधी जी और विनोबा भावे जी का है, तो उसको लेके आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद।